एक बार फिर से गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर हमारा काफ़ी लंबा हो गया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, और बीच में मेरा काफ़ी लंबा गैप भी हो गया, इधर बीच में वीडियो नहीं बना पाया। अब उस चैप्टर में जो एक सेकंड पार्ट उसका बहुत इम्पॉर्टेंट बचा था, वो था ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन। मानव विकास के बारे में आपने वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, फिर देन व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट, विकास क्या है, वृद्धि के सापेक्ष विकास क्या है, मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच आपने डिफरेंस पढ़ा था। मैं जब भी क्लास शुरू करता हूँ तो पिछला हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने बेसिक 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़े थे, जिसमें हमने इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, इसके बारे में बात की थी। देन अप्रोचेस, कैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को अप्रोच करते हैं, देखते हैं कैसे ये काम करता है, उनके हमने 4, इनकम अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, और ये सारे आपने उसमें अच्छे से पढ़े थे। और आज मैं ये पढ़ाने के बाद इन दोनों को मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर पे एक लाइव सेशन लूँगा, कल ही लूँगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में उसके लिंक शेयर कर दूंगा, और आप सभी लोग अच्छे से पढ़ने के बाद पूरा चैप्टर, आपकी जो भी क्वेरीज इस चैप्टर को लेके हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं। जब आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में लगभग उसकी सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ ली, अब हमको पढ़ना है ह्यूमन डेवलपमेंट को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट की बात आती है कि डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं। तो जहां हमने डेवलपमेंट टर्म की बात की थी, वहीं पर मैंने ये कहा था कि डेवलपमेंट जो है वो एक क्वालिटेटिव टर्म है, गुणात्मक विषय है, तो उसमें उस चीज़ को मेज़र करना काफ़ी टफ होता है। यही वजह है कि आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के जितने सारे तरीके हैं वो आज की डेट में फाइनल नहीं माने गए हैं। आज भी पूरी दुनिया भर के जितने आप कह सकते हैं समाजशास्त्री, मानव शास्त्री, भूगोल, क्या कहना, इकोनॉमिक्स, हर फील्ड के लोग जो है वो मिल के और कितने बेहतर तरीके से मानव विकास को कैलकुलेट कर सकें, ये निकाल सकें, इन सारी चीज़ों के बारे में खोज चल रही है। अभी वर्तमान में ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने का क्या तरीका है वो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी के। सबसे पहली चीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, मेज़र होता है एसडीआई, हर चीज़ की रेंज होती है। जैसे आपने कोरिलेशन अगर पढ़ा होगा तो कोरिलेशन की रेंज है +1 से लेके -1। उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, इसकी जो स्कोरिंग की जाती है, इसको हम क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करते हैं। यहीं पर आप देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि क्वालिटी जो है, क्वालिटेटिव चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ये जानने के लिए कि वास्तव में किस देश में या किस क्षेत्र में मानव विकास का क्या स्तर है, तो हम कुछ ये जो क्वालिटेटिव थिंग है उसको कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स में कन्वर्ट करके हम उनको मेजर करते हैं। और उसके लिए जो हमारी रेंज है वो है 0 to 1, जहाँ पे 1 का मतलब है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि उच्च मानव विकास। मतलब अगर किसी भी कंट्री का स्कोर 1 या उसके आसपास आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका मानव विकास काफ़ी उच्च है। अगर वह 0 की तरफ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मानव विकास का स्तर काफ़ी निम्न है। तो ये 0 to 1 के बीच ही ह्यूमन डेवलपमेंट की जो है वैल्यू वो वेरी करती है। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट को काउंट करने के लिए 3 जो है हम वो वेटेज लेते हैं 3 सेक्टर पे। पहला सेक्टर है हेल्थ, स्वास्थ्य, दूसरा सेक्टर है एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं शिक्षा, और तीसरा है एक्सेस टू रिसोर्सेज या संसाधनों तक पहुंच। ये 3 सेक्टर हैं। मैं इस बार थोड़ा सा धीमे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में लोगों ने बोला मुझसे कि मैं थोड़ा सा धीमे बोलूँ। मैं अपनी क्लासेस में भी काफ़ी तेज़ बोलता हूँ, लेकिन बच्चे हैं वहाँ पर और बाद में क्रॉस क्वेश्चनिंग में उनकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीमे धीमे आपको समझाऊँ। तो ये तीनों सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, हिंदी में बोले तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, इन तीनों को बराबर वेटेज दिया गया है। 1/3 + 1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 1। जनरल मैथमेटिक्स है, मतलब तीनों सेक्टर की जो हम वेटेज है वो इनमें देते हैं, और इसके बाद किसी भी कंट्री का जो मैक्सिमम तीनों सेक्टर में स्कोर हो सकता है वो कितना हो सकता है 1/3, 1/3, 1/3। तो
तो इसकी वजह से किसी भी कंट्री का मैक्सिमम स्कोर 1 हो सकता है। अब उसको मेज़र करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का पॉइंट देते हैं, ये जो सारे हैं उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। किसी भी जगह पर डेवलपमेंट का, जैसे अब हेल्थ में कैसे हम डेवलपमेंट को नापेंगे, तो उसका उन्होंने तरीका बनाया है। तो हेल्थ में डेवलपमेंट का लेवल नापने के लिए उन्होंने रखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिंदी में बोलते हैं इसको जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या है? किसी भी व्यक्ति, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय उस देश में जो उसके यहाँ सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं और सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर उसके जीने की कितनी आशा है, वो कितने साल जी सकता है। अब आप कहेंगे कि ये बड़ा अजीबोगरीब सा टर्म है, तो इस चीज़ को आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि आप कैसे जी सकते हैं ज़्यादा, वो एवरेज एज आपकी कैसे निकाली जाएगी। पैदा होते ही आपके मरने के चांसेस बहुत कम हों, इसका मतलब है कि आपको बड़ी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी में आप पैदा हों, किसी हॉस्पिटल में पैदा हों या ट्रेंड नर्स दाई हो। उसके बाद आप कुछ बड़े होते हैं, आपका प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, मतलब आपको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आप बड़े हो रहे हैं तो आपको अच्छा खाना पीना मिले, आपका शरीर विकसित हो, और जब आप बड़े हो जाएं, आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो आप अपना इलाज करा सकें। ऐसा ना हो कि आपका, अब ये सबसे मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट में फेल्योर कहाँ माना जाता है? किसी देश में अगर कोई व्यक्ति पैसे के अभाव में अगर अपना इलाज न करा सके तो ये वहाँ के हेल्थ सेक्टर का फेल्योर माना जाएगा कि ये आदमी केवल इस वजह से अपना इलाज नहीं करा सका क्योंकि इसके पास इसके लिए पैसे नहीं थे। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो दुनिया की काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ इस चीज़ को इंश्योर करती हैं। वो अपने यहाँ हर किसी को, चाहे जिस भी माध्यम से, लेकिन ये तय करते हैं कि समाज के हर तबके के लोगों को पूरा इलाज मिल सके। तो इन सारी चीज़ों को मिला के, इन सारे इंडिकेटर्स को मिला के, मतलब इसमें ये भी होता है कि एक प्रति 1000 जनसंख्या पर डॉक्टरों की संख्या कितनी है, हॉस्पिटल की संख्या कितनी है, कितने बेड के हॉस्पिटल हैं। जैसे अभी आप देखिए कोरोना जैसी महामारी आई है, अब आप ढेर सारे इंटरनेट पे आंकड़े पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि इतने 1000 लोगों पर केवल इतने वेंटिलेटर हैं। ये आपने डाटा पढ़ा या सुना होगा, इतने टेस्टिंग किट हैं, पर मिलियन पर इतने टेस्ट हो रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम के लिए आई है। जनरली भी इस चीज़ को हम मीज़र करके ये पता कर पाते हैं फाइनली कि वहाँ पर किसी भी देश में, पर्टिकुलर रीजन में या कंट्री में एक व्यक्ति, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उस समय उसके जीवन जीने की आशा कितने साल वो जी सकता है। तो जितनी ज़्यादा हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वहाँ पर उसका लेवल 1/3 के उतने पास होगा। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी हाई कैसे होगी? तो उसका वही जो मैंने आपको तरीका बताया कि जितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद होंगी एक बच्चे के पैदा होने से लेके उसकी पूरी लाइफ तक, उसको जितनी अच्छी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी उतना अच्छा उसका रेट हाई होगा हेल्थ में। तो सीधी सी बात है वो 1/3 के उतने करीब पहुँचेगा। दूसरा है एजुकेशन। अब आप सोचिए एजुकेशन को इन्होंने कितना बड़ा वेटेज दे दिया है। मतलब आपकी लाइफ से जुड़ी हुई इतनी चीज़ें हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने की जो 3 चीज़ें हैं, एक हेल्थ, एक एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब कि आप कितना रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, कितने पैसे आप कमा सकते हैं, और उस बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रखी गई है वो है एजुकेशन। एजुकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप आज की डेट में केवल प्राइमरी एक्टिविटी ही कर सकते हैं। और प्राइमरी एक्टिविटी अभी मैं इसके बाद के नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा, यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो प्राइमरी एक्टिविटी में आउटपुट बहुत कम है, उससे ज़्यादा आउटपुट सेकेंडरी एक्टिविटी में है और उससे ज़्यादा आउटपुट टर्शियरी एक्टिविटी में है। अब आप कहेंगे कि सर ये आउटपुट का क्या गेम है? तो आप अंदाज़ा लगाओ कि एक किसान मेहनत करता है और खेती किया, आलू हुआ उसके पास 1 किलो, आप मार्केट में खरीदने जाते हो तो आलू कितने रुपए की होती है? 20 रुपए किलो। अब आप सोचो कि 20 रुपए किलो प्राइमरी एक्टिविटी की आपने, वही आलू उगाया तो आपको केवल 20 रुपए मिला एज अ फार्मर। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आपने उसी आलू का चिप्स बनाया, आप मार्केट में बेटा चिप्स खरीदते हो 20 रुपए का, उसमें केवल 50 ग्राम मिलता है। तब आप सोच लो ऐसे 1 किलो में 20 वो आलू के चिप्स के पैकेट बन जाएंगे। मतलब आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट या एज ए बिजनेसमैन उसी 1 किलो आलू से 400 रुपये कमा रहे हो। जिसने 4 महीने मेहनत की वो आलू का 20 रुपये पा रहा है, और जो केवल फैक्ट्री में ले जाके उसको प्रोसेस कर रहा है, पैकिंग कर रहा है, उस पर नमक मसाले छिड़का, अच्छी पैकिंग किया,
मार्केट में सेल कर दिया, वो पर केजी 400 रुपये कमा रहा है। तो अब आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। तो ये अंतर पैदा क्या करता है? एजुकेशन। उस देश में जितने ज़्यादा लोग एजुकेट होंगे उतनी अच्छी उनकी बेटर लिविंग स्टाइल होगी, लोग उतने ज़्यादा अवेयर होंगे। अवेयरनेस की भी बात मैंने आपसे की थी जब हम पढ़ रहे थे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन जितनी ही ज़्यादा अवेयर होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे आप कह सकते हैं कि डेथ रेट बर्थ रेट कंट्रोल में रहेगी। लोगों का टुवर्ड सोसाइटी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग उसको सोचेंगे, उसके बारे में कुछ करेंगे। तो इसीलिए एजुकेशन को इतना इम्पॉर्टेंट दिया गया है बेटा कि इसको तीन इंडिकेटर में से एक मेन इंडिकेटर माना गया है। अब एजुकेशन को मीज़र कैसे करते हैं? तो मीज़र करने का जो तरीका है वो दो है। पहला है एडल्ट लिटरेसी, मतलब कि कितने लोगों की वहाँ पे जो साक्षरता दर है, प्रौढ़ साक्षरता दर वो कितनी ज़्यादा है, मतलब कितने बड़ी उम्र के लोग पढ़े लिखे हैं। अगर मतलब कोई अर्ली स्टेज में नहीं पढ़ा लिखा होगा तो वो बाद में काउंट नहीं होगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है। सेकंड इज इनरोलमेंट रेशियो। इनरोलमेंट रेशियो जो है आपको रियल लाइफ में मैं बताऊं, अगर आपके घर में आपके आसपास कोई प्राइमरी का टीचर हो, गवर्नमेंट टीचर हो, तो आप उनको अप्रोच कीजिए, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे हर साल जुलाई में उनको एक अपने गवर्नमेंट को मतलब अपनी लोकल बॉडी को प्रोफार्मा भर के भेजना होता है कि उनके गांव में 1 से 5 साल के, 5 से 10 साल के, हर एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं, कितने कहाँ पढ़ रहे हैं। मतलब ये नहीं कि जरूरी उनके प्राइमरी में पढ़ें, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं उनको उसका सबका डाटा बनाना होता है। और अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो यह डाटा भी उनको आगे प्रमोट करना होता है कि हाँ ये एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी फिर उनको वजह भी बतानी पड़ रही है, ड्यू टू हेल्थ इशू या और कोई प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर बच्चा कहीं भी पैसा दे के नहीं पढ़ सकता है तो वो प्राइमरी स्कूल्स में कक्षा 1 से 8 तक मुफ्त शिक्षा की जो सुविधा सरकार ने दी है, तो हर बच्चे का वो हक है, तो बच्चा उसमें पढ़ सकता है। तो ये हो गया आपका एजुकेशन। तो इन दोनों डाटा से एडल्ट लिटरेसी, प्रौढ़ साक्षरता दर और एनरोलमेंट रेशियो, नामांकन अनुपात जो है, इन दोनों के माध्यम से दूसरा रेशियो जो है जिसका सबसे हाई होगा वो 1/3 के आसपास होगा, नहीं तो उससे कम होगा। तो इसकी रेटिंग इसमें होती है। और तीसरी चीज होती है एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज क्या है? इसको हम मेजर करते हैं यूएस डॉलर्स में। ये डॉलर का साइन है, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर जो है वो आपकी क्रय क्षमता, क्योंकि ये आज की डेट में पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर आपकी जेब में पैसे हों तो लगभग आप वो हर चीज़ अपने लिए मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, आप हर तरह के रिसोर्स अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। इसीलिए एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब संसाधनों तक पहुंच। आप खाना चाहते हैं तो आप खाना खरीद पा रहे हैं कि नहीं, आप कपड़ा पहनना चाहते हैं तो कपड़ा खरीद पा रहे हैं कि नहीं, आप कोई सुविधा लेना चाहते हैं तो आप वो सुविधा ले पा रहे हैं कि नहीं, यह आपकी क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। और इसको नापने के लिए हम नापते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज इन यूएस डॉलर। ये होता है तीसरा वेटेज। ये भी जिस कंट्री का जितना ज़्यादा होगा वो 1/3 के उतना करीब होगा। और इन दोनों रेशियोज का टोटल कर देते हैं, वो 0 से 1 के बीच में ही इनका रिजल्ट आता है। और इंटरनेशनल कंपेरिजन में हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। आप अपनी बुक में देखना कि ये सारी चीज़ें होने के बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स या गरीबी सूचकांक। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शाम के समय आप घर में बैठते हैं तो आपके पापा या भाई आपसे कहते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है। या ये पूछते हैं कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये बताओ तुम्हारे पास क्या नहीं है। मेरे ख्याल से किसी से कोई पहला वाला क्वेश्चन नहीं पूछता होगा, क्योंकि अगर आप ये बताने बैठ जाएं कि आपके पास क्या क्या है तो आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप केवल वही चीज़ बताते हैं कि आपके पास क्या नहीं है। तो जब भी कोई कंट्री किसी भी एरिया में डेवलपमेंट का काम करती है तो उसको ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी कि उसके पास क्या क्या है, उससे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसके पास क्या क्या नहीं है। पॉवर्टी इंडेक्स इन्हीं कमियों के बारे में बात करता है, शॉर्टफॉल्स के बारे में बात करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में किन चीज़ों की कमी रह गई है। और जैसे यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन की बात की गई है, इसमें हम एक्सेस टू रिसोर्सेज वाला इसमें, क्योंकि वो पर कैपिटा इनकम होता है इसलिए वो इसकी हम बात इसमें नहीं करते।
लेकिन बाकी हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड इसके जो हैं वो नॉर्म सेट किए गए हैं, और ये नेगेटिव नॉर्म्स हैं। नेगेटिव नॉर्म्स का मतलब है ये ऐसे नॉर्म्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पास अभी किन किन चीज़ों की कमी है, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि आपको किन किन चीज़ों की कमी है तो आप उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। मान लीजिए आपको यूएन ने फंड दिया कि आपको कुपोषित बच्चों के लिए देखभाल के लिए हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपके देश के किस क्षेत्र में कितने कुपोषित बच्चे हैं, तब तक आप वहाँ पर वो पैसा या वो बजट खर्च नहीं कर पाएंगे। तो इनके इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, ये हेल्थ फैसिलिटीज से जुड़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल एज 40, मतलब कि इनका पहला इंडिकेटर है कि किस देश में, किस एरिया में 40 साल तक भी जीने की उनकी जीवन प्रत्याशा, जिसको आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी पढ़ा था, कहाँ पर 40 साल या उससे भी कम है। तो जहाँ पर कम है इसका मतलब ये है कि उस एरिया पर उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपना प्लानिंग जो है हेल्थ रिलेटेड प्लानिंग इस एरिया पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि यहाँ पर किन डिजीज़ की वजह से डेथ हो रही है, क्या यहाँ पर प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं, या क्या यहाँ पर प्रॉपर सारे बेड के हॉस्पिटल हैं कि नहीं, डॉक्टर की फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। आप ये सारी मतलब प्लानिंग के पर्पस से अगर देखा जाए तो प्लानिंग के लिहाज से ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें एक रियल फिगर ये देता है कि अभी हमें किस एरिया में कितना डेवलपमेंट और करना है। उसी तरह से पीपल हु डोंट हैव क्लीन वाटर, न्यूट्रिशन, सीधी सी बात है, आपने अफ्रीकी देशों में आप गूगल पे सर्च करना, बीमारी है कुपोषण की, क्वाशरकोर और मैरस्मस, ये बीमारी होती है जिसमें बच्चों का पेट एकदम फूल सा जाता है और हाथ पैर लकड़ी जैसे पतले हो जाते हैं। और एक फ़ोटो भी आपको मिलेगी इस पे, उसको पुलित्जर अवार्ड भी मिला था जिस फोटोग्राफर ने लिया था, बड़ी इंटरनेट पे उससे रिलेटेड स्टोरी है, और वो सच्ची घटना है कि एक गरीब मतलब एक ऐसा बच्चा, कुपोषित बच्चा जो कि मरने वाला है, और एक गिद्ध उसके पीछे बैठा उसके मरने का इंतजार कर रहा है। मुझे उन फोटोग्राफर का नाम नहीं याद आ रहा है। तो बाद में उन्होंने पुलित्जर अवार्ड उन्हें मिल तो गया, लेकिन इस फोटो ने उनके अंदर इतना गिल्ट पैदा कर दिया कि उन्होंने उस बच्चे की हेल्प नहीं की, केवल फोटोग्राफी की, और वहाँ से वो हट गए। बाद में वो बच्चा जिया या मरा उनको पता नहीं चला, इस गिल्ट में उन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया था। खैर, तो जो आपने बेसिक नीड्स अप्रोच में भी पढ़ा होगा ह्यूमन डेवलपमेंट में, यहाँ उसी की बात हो रही है कि कितनी ऐसी जनसंख्या है जिस तक जो आपकी ज़िंदगी जीने के लिए न्यूनतम चीज़ें, जो मिनिमम आप कह सकते हैं कंडीशंस हैं, वो भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को, क्लीन वाटर है, न्यूट्रिशन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के समय में आप अगर देखें कभी किसी गरीब बस्ती या मलिन बस्ती में जाइए तो आप ऐसे ढेर सारे बच्चे देखेंगे, पाएंगे, लोगों को पाएंगे कि बच्चों को ढेर सारी डिजीज़ेज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, और वो डिसऑर्डर इसी वजह से होते हैं कि जब उनकी माएँ प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय उनको जितने प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो उतनी न्यूट्रिशन पाती नहीं है। गरीब लोग किसी तरह से बस दाल चावल का इंतजाम कर लें, वो कहाँ से ढेर सारे चीज़ें न्यूट्रिएंट्स खा पाएंगे। तो इसलिए सरकार को इस पर भी फोकस करने की ज़रूरत होती है। एजुकेशन सेक्टर पे है, वो है स्कूल ड्रॉप आउट्स। स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं मतलब वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई के दौरान किन्हीं भी वजहों से अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो, ऐसे बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है इसका मतलब एजुकेशन से दूर हो रहा है, और एजुकेशन से दूर हो रहा है तो जब जो मैंने आपको बताया एजुकेशन से दूर होना माने इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट होना, और प्राइमरी एक्टिविटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसका आउटपुट सबसे कम है। और उसी तरह से एडल्ट लिटरेसी है, जो यहाँ पर था कि कितने लोग जो हैं वो लिटरेट नहीं हैं। तो इस तरह से अभी जो करंट तरीका है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का वो ये है, और इसके अलावा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये प्लानिंग पर्पस से ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आपको मान लीजिए कभी ये भी आ गया तो आप इसके पर्टिकुलर सेक्शन को लॉन्ग आंसर में या इसको भी लिख सकते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इससे जुड़े कभी कभी 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका कोई एक पार्ट पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंस पूछा जाता है। और 12 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके पास सबसे एक ज़रूरी चीज़ है राइटिंग स्किल। जब भी आप नोट्स बनाइए तो चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखिए, हेडिंग देके लिखिए, अभी से आपकी आदत पड़ी रहेगी तो आप एग्ज़ाम में और अच्छे से लिख पाओगे। अब इसके अलावा और कौन से मेजर्स हैं जो करंट टाइम में शुरू किए गए हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे कि न्यूज़पेपर्स में तमाम कि करप्शन में हमारे देश की रेटिंग इतनी हो गई है, दुनिया के देशों की रेटिंग इतनी हो गई है,
या वो क्रेडिबिलिटी है बिजनेस का। आपने एक मूडीज़ के बारे में सुना होगा, वो किसी कंट्री में बिजनेस करने के लिए कितना सेफ माहौल है, उसकी भी रेटिंग की जाने लगी। तो इस तरह से ऐसी तरह तरह की रेटिंग जो है वो आज के समय में डेवलप की जा रही है, जिससे हर कंट्री की रेटिंग करके वहाँ पर इंसानों के रहने लायक, बिजनेस करने लायक, इन्वेस्टमेंट करने लायक कैसी कंडीशन है वो पता चलती रहती हैं। आपके यहाँ जैसे भी मैंने क्रेडिबिलिटी और करप्शन इन दो के बारे में बात किया था, आपके यहाँ अक्सर ये सुनने में आता होगा कि करप्शन को लेके भी भारत की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन हमसे भी बहुत करप्ट हैं दुनिया में देश जहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि करप्शन का भी सीधा रिलेशन आता है डेवलपमेंट से। ये आप अपने आसपास देख सकते हो कि अगर इस करप्शन को हम मिनिमम कर ले जाएं तो करप्शन में ही तो वो पैसा जाता है जो इन गरीबों के लिए यहाँ पर आता है। तो अगर इस चीज़ को हम कंट्रोल करें तो ऑटोमेटिकली जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल हम और बढ़ा सकते हैं। आपकी बुक में एक बॉक्स दिया होगा GNH, कैसे बॉक्स होगा, इसमें भूटान का जिक्र किया गया है कि भूटान एक ऐसा देश है दुनिया का। सबसे पहली बात तो इस बॉक्स का ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के जो बॉक्सेस बने हैं आपको NCERT में सब कवर करना है। जब आपका 12 का सिलेबस बनता है, हालांकि कुछ अभी एक दो साल पहले एक बच्चे ने चैलेंज किया था कोर्ट में कि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं क्योंकि ये बॉक्स में दिया था, ये बुक का पार्ट नहीं है। लेकिन अब ये साफ बताया गया है कि आपकी बुक में चैप्टर के बीच में जहाँ जहाँ भी बॉक्सेस में जो नॉलेज दिया गया है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ा कीजिए। तो उस GNH में जो है वो बात की गई है बेटा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। मैं अभी से आपको बता दूं, अब से लेकर फाइनल एग्जाम तक ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। सकल राष्ट्रीय खुशी आप इसको कर सकते हैं। तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है क्या? एक्चुअली इसकी रेटिंग को शुरू किया भूटान, आपके ही बगल का एक पड़ोसी देश है, और उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया। और ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक रूप से इसकी व्याख्या की गई है। और इन्होंने जो इसकी रेटिंग की उसमें इन्होंने खुद को नंबर 1 पे रखा है। आप लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, हम लोग जब बहुत छोटे थे तो एक पढ़ते थे, वो कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं था, लेकिन पढ़ते थे कि दुनिया का सबसे गरीब देश भूटान है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने चीज़ों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया और उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हों, महंगी महंगी गाड़ियाँ हों, रहने को महल हो, लेकिन इसके बावजूद अगर उसकी ज़िंदगी में शांति नहीं है, इसके बावजूद भी उसको प्रॉब्लम है, उसको टेंशन है, तो फिर ऐसा जीवन उसके किस काम का। तो ये जो मेजरमेंट है उस पर उन्होंने ये जोर दिया है कि भौतिक सुख सुविधाएं, जितने भी फिजिकल थिंग्स आपके पास हैं, टीवी, लैपटॉप, महंगे मोबाइल, कंप्यूटर, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें इंसान को वास्तविक सुख नहीं दे सकती। इसकी जगह पर उन्होंने बात की है आत्मिक सुख की, कि संतोष, और ये आत्मिक सुख जो है वो इंसान के अंदर से आता है। एक गरीब इंसान हो, लेकिन अगर वो अंदर से शांत है, संतोषी प्रकृति का है, तो वो बहुत खुश रहेगा। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं लेह लद्दाख जा रहा था बाई रोड, और सरचू एक ऐसी जगह है, जब आप मनाली से लेह की तरफ जाओगे तो एकदम बीच में पड़ने वाली जगह है। और उस मतलब वहाँ पर आप जब फंसते हो तो वहाँ से दोनों एंड पे लगभग 250 किलोमीटर दूर तक कहीं कुछ भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलनी है। वहाँ पर छोटे छोटे टीन शेड लगाते हैं यही बुद्धिस्ट लोग, और वो अपना केवल बस पार्ट टाइम के लिए वहाँ पर आते हैं, क्योंकि बाकी टाइम तो वहाँ पर 40-50 फुट बर्फ जमी रहती है। 2-4 महीने उनका बिजनेस होता है। ऐसे रेयर प्लेस पे अगर हमारे यहाँ के जैसे बिजनेसमैन या कोई होटेलियर बिजनेस वाला होगा, वहाँ पर लगाएगा होटल, तो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा और उस रात आपको चाहे जितने रुपए प्लेट का खाना खिलाएगा, आपकी मजबूरी है वहाँ खरीद के खाना। लेकिन वो लोग वहाँ पर दिल के इतने अच्छे हैं कि उससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो। 100 रुपये प्लेट में खाना खिला देते हैं, 200 रुपये में आपको बिस्तर दे देंगे, आप लीजिए टेंट के अंदर या जो भी उन्होंने टीन शेड बनाया उसके अंदर आप सोइए। कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा वो नहीं उठाते, तो वो उनके अंदर का इंटरनल हैप्पीनेस है। तो इसी चीज़ को लेके एक रेटिंग बनाई गई है GNH या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसमें बात की गई है कि खुशी इंसान के बाहर से नहीं आती, खुशी इंसान के अंदर से पैदा होती है। अगर आप थोड़ी चीज़ों में संतोष है, आपको संतुष्टि है, तो फिर दुनिया की सारी चीज़ें आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। अगर हैं या नहीं है तो उससे आपके जीवन पर कोई असर नहीं आएगा। और अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो आपको दुनिया की चाहे जितनी चीज़ें मिल जाए वो आपको खुश नहीं कर पाएंगी। अब आते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन्स के बारे में। इंटरनेशनल कंपैरिजन में आपको ये 4 फिगर दिखेगा,
यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, इस साल आप लोग बुक जो खरीदिए, बुक खरीदते वक्त चाहे इस चैप्टर में इस टेबल को देख लीजिए या और जगह पे, ये देख लीजिए कि आपकी बुक में डेटा जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। ये एनसीईआरटी बुक्स में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे आपके साथ प्रॉब्लम है कि बच्चे दुकान पे खरीदने जाते हैं और उनको दुकानदार पुरानी किताबें दे देते हैं, क्योंकि जो नई बुक होगी उसमें डेटा नया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ये बड़ा कन्फ्लिक्ट वाला हो जाता है। अब ये आपकी ही 2 बुक का मैं 2 डाटा बता रहा हूँ। पुरानी बुक में 2016 का डाटा है, नई बुक में 2018 का डाटा है। ये बुक क्या है, ये मैंने भी इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो आप जो भी लीजिए लेटेस्ट बुक लीजिए जिसमें आपको लेटेस्ट डाटा मिले। जो सेकंड बुक है इंडिया की, उसमें भी आपको सेंसस रिलेटेड लेटेस्ट डाटा मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। तो इंटरनेशनल कंपैरिजंस को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 1। तो इसको हमने 4 ग्रेड में बांटा है, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल और लो ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल। अब यहाँ पर ये जो चारों को बांटा गया है, आप इनमें देखोगे तो जो सबसे वेरी हाई है वो है 0.8 से ज़्यादा। मैंने आपको बताया था कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, तो पहली वैल्यू कितनी हुई, 0.8 से ज़्यादा। दूसरी है 0.701, मतलब आप समझ सकते हैं कि 0.70 से लेके 0.799 तक, तो ये जो है वो हाई लेवल है। उसके बाद मीडियम लेवल है 55 से लेके 70 तक जो है वो मीडियम लेवल है, और लो लेवल है 0.549, इवन 54 के नीचे वाला। और ये लेवल मतलब ये पूरी रेटिंग जो है आपकी 0 से 1 के बीच में ही आती है। दुनिया की कंट्रीज हैं, आप देखेंगे 2016 में वेरी हाई में थे 51 कंट्रीज, अब हो गई हैं 59। ये गुड साइन है कि मतलब है कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीज बढ़ रही हैं। वही हाल हाई का है, तो इसमें 55 थी, अब हो गई 53। इसका मतलब है कि इसी में से कुछ कंट्री इसमें शिफ्ट कर गई हैं, इसको भी बढ़ना चाहिए था लेकिन ये नहीं बढ़ा। उसके बाद मीडियम आती है, मीडियम है 41 से हो गई 39। ये गुड साइन है, इसका मतलब यहाँ से कुछ लोग शिफ्ट करके इसमें गए हैं और इससे कुछ लोग शिफ्ट करके ऊपर चले गए हैं, और लो भी 41 से हो गए 38। तो इन संख्या का कम होना, ऊपर की संख्याओं का बढ़ना, ये अच्छी चीज़ है। अब इनमें कौन से देश आते हैं वेरी हाई में? दुनिया की जितने भी आप डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में सुनते हैं, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितना वेस्टर्न यूरोप है, मतलब आप शुरू करोगे तो नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, UK, स्पेन, इटली, ये जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जापान, ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं ये वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली हैं। सीधी सी बात है, आप इन कंट्रीज़ में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे एडल्ट लिटरेसी हो, एनरोलमेंट रेशियो हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, और एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब कि पर कैपिटा इनकम इन US डॉलर्स। ये सारी चीज़ें इन कंट्रीज़ में आपको बहुत हाई मिलेंगी। हाई भी उन्हीं से ही लगी कंट्रीज़ हैं जो इनके आसपास या इनसे जुड़े हुए देश हैं, वो हाई में आते हैं। मीडियम में वो कंट्रीज़ हैं जिनको 50s के अराउंड में आप कह सकते हैं आज़ादी मिलना शुरू हुई, और क्या कहते हैं ये 50s के अराउंड से जो आज़ादी मिलना शुरू, कुछ कंट्रीज़ इनमें भी शिफ्ट की, और मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं वो केवल मीडियम में आती हैं, मीडियम ग्रेड में या मीडियम से लेके हाई के बीच वेरी करती हैं। ये वो कंट्री हैं जो आप कह सकते हैं डेवलपिंग पाथ में हैं, जिन्होंने अपने यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया है सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी में। लोगों के डेवलपमेंट के लिए ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। वो हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल अच्छा होता जा रहा है। सबसे नीचे आते हैं लो कंडीशंस वाले या लो ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल वाले। आप इमेजिन कर सकते हो ये कौन से देश हैं? ये पॉलिटिकली अनस्टेबल देश हैं, अनस्टेबल कंट्रीज़ हैं, या वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी जो है वो कह सकते हैं तानाशाही या फिर सैनिक शासन और राजनीतिक अस्थिरता, विद्रोही ग्रुटों जैसे। अब आपको मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, आपने बोको हराम के बारे में सुना होगा, और भी ऐसे अफ्रीका में ऐसे ढेर सारे देश हैं
जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल में आते हैं। और उसकी वजह यही है कि वहाँ पर अभी भी किसी भी तरह का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाया है कि अब पता चला कि वहाँ पर कोई सरकार किसी तरह से बनती है, लोग अवेयर है नहीं, तब तक सैनिक शासन, मिलिट्री रूल जो है वो शुरू हो गया और फिर अब जनता उसी में उलझी पड़ी है, वहीं पर कई विद्रोही गुट पैदा हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलके इन देशों की स्थिति को ख़राब किए हुए हैं। अभी भी इनके ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल अच्छा नहीं है। यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी है। वो ये है कि किसी भी कंट्री की बड़ी इकॉनमी ये नहीं श्योर करती कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट लेवल बहुत अच्छा होगा। और इसी ये कॉन्ट्राडिक्टरी इस तरह से भी है कि किसी भी कंट्री की इकॉनमी अगर बहुत छोटी है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल बहुत डाउन होगा। आप अपनी बुक में उठाकर देखना शुरू करोगे जब ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल, तो आप उनमें जब आप टॉप कंट्रीज देखना शुरू करोगे तो ये जो आपकी टॉप कंट्रीज हैं, नंबर 1 पे आता है नॉर्वे। आप वर्ल्ड मैप में नॉर्वे देखोगे तो नॉर्वे आर्कटिक सर्किल के नीचे आता है, मतलब एकदम ठंडा इलाका। उसी तरह से स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, आप देखोगे इन देशों के बाद तब आता है नाम जर्मनी का। अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी इकॉनमी की बात करेंगे तो पाँचवें नंबर पे जर्मनी आता है जिसकी इकॉनमी बड़ी है। उसके बाद है आइसलैंड, हांगकांग। अब एक हांगकांग आता है जो टर्शरी सेक्टर में, दुनिया भर की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिनके ऑफिसेज हांगकांग में ना हो। देन स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड। आप देखिए टॉप 10 कंट्रीज़ में कहीं नाम नहीं है यूएसए का, जो कि वर्ल्ड की बिग इकॉनमीज़ में से एक है। या और ऐसी भी बड़ी कंट्री, जापान है जहाँ जो मतलब वर्ल्ड मार्केट को होल्ड कर रहा है। चाइना, इंडिया खुद दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ में से एक है, परचेजिंग पावर हमारी दुनिया में नंबर 3 पे है। तो मतलब बड़ी इकॉनमी होना ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल सबसे अच्छा होगा। फिर वो कौन सी चीज़ें हैं, तो मैं इकॉनमीज़ के रेफरेंस में आपको ये चीज़ एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। इसके पहले उस चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, जब हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी की बात कर रहे थे। अपने मान लीजिए यूएसए का ही ले लें एग्जांपल। मान लीजिए कि वहाँ पर 1 मिलियन की इकॉनमी है वहाँ पर यूएसए में, लेकिन यूएसए में रहने वाले भी 1 मिलियन है। और इसका कंपैरिजन हम करते हैं नॉर्वे से। एक पॉपुलेशन का रेशियो देखिए कि इकॉनमी है इतने डॉलर की और रहने वाली भी पॉपुलेशन इतनी है, तो पर पर्सन कितना हुआ, केवल $1। इसके पान इसके कर दीजिए तो कितना आया, केवल $1 आया। समझ में आया? ये भी मैंने शायद। अब इसी की जगह पे हम आपको देते हैं नॉर्वे का कंपैरिजन। नॉर्वे क्या है, नॉर्वे की इकॉनमी मान लो केवल है $1000, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ की उससे और बहुत कम है, केवल 10% है। तो सीधी सी बात है, पर हेड कितना आ गया, $100। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी कंट्री की इकॉनमी बहुत बड़ी है, बावजूद इसके वहाँ पर पर्सन कितना हो रहा है, केवल $1। किसी कंट्री की इकॉनमी बहुत छोटी है लेकिन पॉपुलेशन उससे बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से यहाँ पर पर्सन उनकी कह सकते हैं कमाई या एक्सेस टू रिसोर्सेज वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा है। सीधी सी बात है। अब आप इस चीज़ को सबसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इस चीज़ में ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल किसका हो जाता है, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के बैलेंस का। किसी भी कंट्री में जो वहाँ की पॉपुलेशन है अगर वो बैलेंस्ड है, बैलेंस इन द सेंस उनके रिसोर्सेज के रेफरेंस में, मतलब रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और पॉपुलेशन कम है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बूम करने वाली इकॉनमी बनेंगे तभी उनका डेवलपमेंट होगा, तब भी उनका काम हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने लास्ट अपने लाइव सेशन में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया का पर पर्सन जो वहाँ की डेंसिटी है वो 3.15 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तब आप सोच लो कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज होंगे उनके लिए सफिशिएंट होंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप अपने इंडिया को ले लो कि हमारा देश इतना बड़ा है, इकॉनमी इतनी बड़ी है, बावजूद इसके हमारे बगल एक छोटा सा देश आपने सीन आइलैंड देखा होगा, श्रीलंका, वो ह्यूमन डेवलपमेंट की रेटिंग में हमसे आपसे ज़्यादा है। वजह क्या है, हमारी इकॉनमी इतनी बड़ी है लेकिन पॉपुलेशन उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। और यही वजह है कि हमारी कंट्री की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा वो जो हैव नॉट कैटेगरी के लोग हैं उनके
वेलफेयर के लिए जाता है, गवर्नमेंट सब्सिडी पार्ट में खर्च करती है, जिससे वो डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाती। तो इससे रिलेटेड आप सारे कंपैरिजन पढ़ लेना, उन कंडीशंस को आप सोच लो, नोट्स बनाओ, और जो भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है तो आपने इसके पहले का वीडियो देखा है, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, दोनों वीडियो देख के आप अच्छे से चैप्टर तैयार करो। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल क्या मतलब जो मैं ये कर रहा हूँ मेरे नाम से जो होगा आप उसको सब्सक्राइब करो, और इससे ये होगा कि जब भी मैं इस पर लाइव सेशन लूँगा तो आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं कल ही इसका लाइव सेशन लूँगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो उस लाइव सेशन में आप ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।